हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से आप मनरेगा के बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे, तो हमने सोचा चलो इससे संबंधित सारे जो विवाद हैं, इन विवादों का समाधान आज कर ही लेते हैं। एक विवाद जो इसके नाम के परिवर्तन को लेकर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो नाम परिवर्तित करना या स्कीम को मॉडिफाई क्यों किया जा रहा है, इसके सारे पहलुओं को भी समझेंगे। आप सभी का स्वागत है। और ये जो लेक्चर है आपको स्कीम्स प्लानिंग यानी कि इकोनॉमी और पॉलिटी एंड सोसाइटी वेलफेयर हर जगह बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और आपकी राय हमको यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। और ये राय जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट के अकॉर्डिंग दीजिएगा कि ये सरकार का जो कदम है ये सही है या गलत है। पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, फिर इसके हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। देखो, जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है? जी राम जी, वैसे यहाँ पे आना चाहिए वे भी, है ना, बट इसको फेमस क्या है कि जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है जो लेगा मनरेगा की जगह नए विधेयक की पूरी ABCD आज समझने की कोशिश करेंगे। जो नया विधेयक सरकार लेके आ रही है इसको पूरे तरीके से समझेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार लोकसभा में एक अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यह नया विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लेगा। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से इसको लॉन्च किया जा रहा है। बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है, इस योजना का नाम बदला जा रहा है। हालांकि सिर्फ नाम नहीं बदल रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। उन सभी चेंजेस को समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि मनरेगा क्या है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, सरकार इसमें बदलाव क्यों लेके आना चाह रही है और नया जो प्रावधान कर रही है उसके क्या सरकार की मंशा है, वो चाहती क्या है, ये सब कुछ आपको बहुत डिटेल में काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए इस ग्रुप से। और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हैं उन डाउट के समाधान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारा अभी फाइनल माइल सेल चल रही है। इसके थ्रू आप यूपीएससी के किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, चाहे भले वो 2026 का प्रीलिम्स का कोर्स हो, 2027 फाउंडेशन, 2028 फाउंडेशन। डिटेल में मैं सारी बातें आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये चलना चाहिए कि सर ये मनरेगा है क्या? मनरेगा और इसको लेकर इतना ज़्यादा विवाद क्यों है? आप लोगों ने गाहे बगाहे कभी ना कभी इस स्कीम का नाम जरूर सुना होगा, जिसको विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। अगर इस हिसाब से मैं इसके नाम आपको बताऊं तो ये जानी जाती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये इसका फुल फॉर्म है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानी जाती है। तो एक सवाल आप सबके मन में चलेगा कि क्या हमेशा ये इसी नाम से जानी जाती थी? क्या नहीं, हमेशा इस नाम से नहीं जानी जाती थी। अगर आप इसकी वास्तविकता को देखेंगे तो देखो, इसका जो एक्ट है, इसका एक्ट बच्चे ये 2005 का है। 2005 में सरकार एक एक्ट लेकर आई और इस एक्ट को आप लोग जानते हैं नरेगा एक्ट के नाम से, नरेगा एक्ट के नाम से। और नरेगा एक्ट का नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से इसको पेश किया। और इसका जो शुभारंभ है, इसकी जो शुरुआत है, वो प्रारंभ माना जाता है या इसकी जो स्टार्ट डेट है वह मानी जाती है फरवरी 2006। फरवरी 2006 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के लगभग 200 जिलों में शुरू किया गया इस स्कीम को। और जब इस पे हमको बेहतर परिणाम देखने को मिले तो 2008 में इसको संपूर्ण भारत में प्रभावी कर दिया, संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया, ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया 2008 में। तो इसका जो पूरा चरण है वो इस तरीके से चल रहा है कि 2005 में हमने इसका एक्ट बनाया,
और इसको स्टार्ट किया गया फरवरी 2006 में देश के 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको देखा जाता है ट्राई करके कि क्या इसके उद्देश्यों को फुलफिल कर रहा है जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं, और क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया। और बाद में फिर सरकार को ध्यान आता है कि चलो महात्मा गांधी जी से इसको रिलेट कर देते हैं, और 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी ऐड कर दिया जाता है और ये मनरेगा हो जाती है। तो ये स्कीम की पूरी टाइमलाइन है। अब इस स्कीम के फीचर्स की मैं आपसे बात करूं तो इस स्कीम के द्वारा क्या है, एक निश्चित रोजगार दिया जाता है। प्रत्येक जो परिवार है इस परिवार को निश्चित रोजगार मिलता है। निश्चित रोजगार मतलब गारंटेड रोजगार मिलता है, और एक वर्ष में 100 दिवस का जो रोजगार है ये दिया जाता है। और जो रोजगार है अपने आसपास के क्षेत्रों में, मतलब जिस रूरल एरिया में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं, वहीं काम दिया जाएगा। और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित जो इश्यूज हैं उनके लिए ही यह, मतलब उसी से संबंधित कोई भी काम दिया जाएगा। अब इसमें दो चीजें और हैं। क्या चीजें हैं देखो, जैसे अगर मांगने पर काम का अधिकार है, मांगने पर काम का अधिकार अगर नहीं मिल रहा है, तो पहली चीज ये है कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जैसे आपने जॉब कार्ड बनवा लिया और आपको 100 दिन का काम नहीं मिला, या काम मांगने के अंदर कुछ दिनों के अंदर आपको काम नहीं मिला, तो बेरोजगारी भत्ता आपको मिल जाएगा। अगर काम की जो दूरी है ये दूरी अधिक होती है तो भी आपको यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे, आने जाने का पैसा मिलेगा। इस तरीके से ये स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और ये रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गई थी। जो रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गई थी और इसके द्वारा ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने को मिले। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। वो चैलेंजेस क्या हैं, जरा हम उन पर भी चर्चा करते हैं, जिसके बाद आगे की पृष्ठभूमि आपको समझ में आएगी। तो मनरेगा पहले नरेगा के नाम से जानी जाती थी। 2005 में सरकार ने इसका एक्ट बनाया। फरवरी 2006 में 200 जिलों में इसको लागू किया गया। 2008 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया और 2009 में इसका नाम बदल के हमने मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें एक व्यक्ति को 100 दिवस का निश्चित रोजगार मिलता है एक परिवार में, और मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है। काम की दूरी 5 से 6 किलोमीटर रहती है, अगर इससे ज़्यादा दूर जाते हैं तो अलाउंसेस आपको मिलते हैं। एक सवाल का आंसर आप मुझे दीजिएगा कि इसके अंतर्गत मिनिमम वेतन कितना मिलता है और सबसे ज़्यादा पैसा कौन से राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, और इस स्कीम में जो हिस्सेदारी है वो सेंटर की ज़्यादा है। ये सेंटर स्पॉन्सर थी तो 90:10 का रेशियो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। केंद्र द्वारा पूरी प्रायोजित स्कीम थी और ये सही चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। अगर मैं मनरेगा के चैलेंजेस की आपसे बात करूं तो मनरेगा में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे थे, जरा इन चैलेंजेस को एक बार समझते हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इनमें एनरोलमेंट जो रेट है ये डिक्लाइन कर गया था, है ना। पहला जो इशू है वो ये है कि एनरोलमेंट रेट डिक्लाइन कर रहा था, मतलब इसमें लोग कम पंजीकरण करा रहे थे, मतलब इसमें लोगों को इंटरेस्ट कम हो रहा था। पहली चीज़ ये है। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि जो कार्य की अवधि है ये भी औसत अवधि काफ़ी कम आ रही थी। कार्य जो अवधि है ये औसत अवधि हमको कम देखने को मिल रही थी, मतलब एवरेज जो वर्क डेज हैं ये भी कम काउंट हो रहे थे। और इस पे करप्शन के बहुत ज़्यादा चार्जेस थे, मतलब ये जो स्कीम है ये पूरे तरीके से करप्शन, एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी। और भ्रष्टाचार भी इतने नेक्स्ट लेवल का आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो सरपंच जिनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, और सचिव। ये दोनों लोग दो तरीके से इस स्कीम में बहुत बड़े लेवल पे घपला करते आ रहे थे। जैसे सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कि जॉब कार्ड बना दिए,
ठीक है, लोगों से बोल दिया है कि आपको काम पे नहीं जाना है लेकिन फिर भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा कैसा मिलेगा? आधा पैसा मिलेगा। आधा पैसा श्रमिक को दे दिया है, तो जब भी कोई इंक्वायरी होगी, जब भी कोई जांच आएगी, श्रमिक आ जाएगा हमने काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि फेक जॉब कार्ड बनाए और इन फेक जॉब कार्ड के थ्रू बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। और ये सारा का सारा रोजगार कहाँ पे दिया? कागजों में। और उतना पैसा कहाँ चला गया? अपने पास चला गया। तीसरा जो इसमें घोटाले के आरोप लगते हैं वो ये लगते हैं कि जो पैसा अप्रूवल मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, वो पैसा कम दिया जाता है। मतलब जितना सरकार देती है मजदूरों के लिए, उससे कम पैसा मजदूरों को मिल रहा था और इसीलिए इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था। तो कुछ वजह हैं जिन वजहों के कारण ये चैलेंजेस का सामना कर रही थी। और एक और जो दिक्कत मुझे समझ में आती है वो ये है कि यहाँ राज्यों की भागीदारी नहीं थी। जो स्टेट हैं, इन स्टेट्स की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सारा का सारा जो बर्डन है ये किसके ऊपर था? केंद्र सरकार के ऊपर। तो राज्य पे बर्डन नहीं था तो राज्य को उतना फर्क भी नहीं पड़ता था इसमें घोटाले हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ों के कारण या इन सभी चैलेंजेस के कारण इनमें रिफॉर्म की अप्रोच के साथ सरकार का काम करना है। हालांकि देखो, मेरा मानना ऐसा है कि नाम बदलना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको अगर रिफॉर्म लाने हैं तो सिर्फ रिफॉर्म लेके आइए, नाम मत बदलिए। विकसित भारत हमारा लक्ष्य है 2047 का, मैं उसको बांध रहा हूँ, पर महात्मा गांधी जी का नाम हटाना थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है। सरकार अगर थोड़ा भी समझदारी से काम कर सकती है तो ऐसा कर सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। बाकी जो भी आप चेंजेस लेके आना चाहते हैं आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाम हटाना थोड़ा सा एक सेंसिटिव मुद्दा बन जाएगा और ये ज़बरदस्ती में एक अनरेस्ट क्रिएट करेगा सोसाइटी के अंतर्गत। लोगों को भड़काया जाएगा कि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, जबकि ऐसा वास्तव में कुछ होगा नहीं। तो इन सभी चैलेंजेस के कारण ये जो स्कीम है, इस स्कीम में स्लो डाउन हो गया है। अब देखो, जब भी कहीं पर हमको स्लो डाउन देखने को मिलता है उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो उसको मॉडिफाई किया जाए या उसको रीमैपिंग की जाए। और रीमैपिंग में ये नाम इन सारी चीज़ों को बदलने के प्रयास किए जाते हैं। तो उस तरीके से इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है कि 2047 के विजन से इसको कनेक्ट कर देंगे तो लोगों को एक नया रोजगार गारंटी स्कीम लगेगी और वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इससे रूरल एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट को हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो अब सरकार जो इसमें चेंजेस कर रही है, जरा हम इन चेंजेस को समझते हैं। चेंजेस कर क्यों रही है वो आपको समझ में आ गया है। तो क्या चेंजेस यहाँ पे लेके आ रही है, जरा आप इसको देखिए। चेंजेस या जो परिवर्तन है वो परिवर्तन। तो परिवर्तन में सबसे पहला चेंजेस जो सजेस्ट किया गया है वो नाम को लेकर है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि नाम शायद ना बदला जाए। ठीक है, भले अभी नाम चल रहा है कि विकसित भारत मिशन के नाम से, ना, विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन ग्रामीण के नाम से सरकार इसको चला रही है। ये नया नाम इसको दिया जाएगा, मतलब महात्मा गांधी यहाँ पे हट जाएंगे। पहला चेंजेस ये है। दूसरे चेंजेस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बेटा यहाँ कार्य दिवस में चेंजेस कर रहे हैं। कार्य दिवस जो वर्किंग डे है हम इनको चेंज कर रहे हैं। अभी तक इसमें क्या मिलते थे? 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसको 125 दिवस यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि एक बात ध्यान रखना कि इसकी भी शर्तें हैं। जैसे अगर कोई एसटी बहुल एरिया है तो एसटी बहुल एरिया में 150 डेज का ही रोजगार मिलता है। कहीं पर अगर डिजास्टर आया है, ड्रॉट आया है, तो वहाँ भी 150 दिन का रोजगार मिलता है। मतलब अब जो 150 दिन का मिलता था वो 175 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सरकार इसके जो दिनों की अवधि है 125 दिन करने पर विचार कर रही है और इसको सरकार बोल रही है कि अब लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। अभी जो रोजगार था वह एक अस्थायी प्रकृति का था, अब एक स्थायी रोजगार मिलेगा। और दिनों की अवधि अधिक होने से देखो काम भी ज़्यादा होगा, और काम अगर ज़्यादा होगा तो जो रूरल डेवलपमेंट है ये रूरल डेवलपमेंट भी आसानी से हो पाएगा, और जो प्रोजेक्ट अभी आधे रह जाते थे वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो पाएंगे। ऐसा सरकार का यहाँ पर दावा करना है या ऐसी अपनी राय देना है। तो पहले सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, नामों को बदल रही है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी या स्कीम थी, अब सरकार इसको क्या कर रही है, विकसित भारत है ना ग्रामीण रोजगार मिशन के नाम से इसको यहाँ पे लॉन्च कर रही है। इस बात को ध्यान रखना। तीसरा जो बदलाव हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो भागीदारी को लेकर है। भागीदारी
और इसमें जो राज्य हैं, इन राज्यों का जो पार्टिसिपेशन है, इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें जो हमारी स्टेट हैं, उन स्टेट्स में, स्टेट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ 60-40 का रेशो रहेगा, मतलब 60 केंद्र देगा और 40 राज्य देंगे। और हमारे जो यूटीज़ हैं या अदर जो सेंसिटिव स्टेट हैं, यहाँ रेशियो अभी भी 90:10 का रहेगा। तो राज्यों की भागीदारी और राज्यों की जिम्मेदारी को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है, कार्य दिवस बदले जा रहे हैं और राज्यों की जो भागीदारी है, इस भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सरकार का कहना ये है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे एक विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होगा। रूरल एरिया में डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से आ पाएगा, लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी और एक उचित वेतनमान, हाँ यहाँ पर वेतनमान की भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि जो वेतन संबंधी विसंगतियां हैं, इन वेतन संबंधी विसंगतियों को भी सरकार दूर करे। देखो, हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो मैं यहाँ पर किसी सरकार का फेवर नहीं करूंगा, ना तो पक्ष का ना विपक्ष का। अपने एग्जाम की चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या प्रावधान यहाँ पे हो सकते हैं और सरकार जो संशोधन कर रही है, संशोधन करने के पीछे कारण क्या है। नाम को लेकर मैं फिर बोलूँगा कि सरकार को एक बार और रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम हटाना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है। एक बार अगर जुड़ गया है तो फिर उसको बने रहने देना चाहिए। हालांकि नाम पहले यूपीए सरकार ने बदला है, तो सरकारों को अपने नाम बदलने के अधिकार होते हैं, व्यवस्थाओं को बदलने के अधिकार होते हैं। जब दूसरी सरकार आएगी तो वो भी अपने हिसाब से नामों को बदलेगी। तो राजनीतिक यहाँ पर मुझे कोई बयानबाजी नहीं करना है। तो स्कीम क्या थी, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सरकार परिवर्तन क्या लेके आ रही है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, पुरानी वाली जो स्कीम है, मतलब जैसे जब इसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते थे, तो मनरेगा के अगर कोई अचीवमेंट की बात करेगा तो मतलब बेसिकली इसमें होता क्या है, ये सवाल हर बच्चे के मन में चलता है। आप ऐसे समझो, मनरेगा का जो पर्पस था ना बच्चे, ये था कि एक तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल ग्रामीण जो विकास है, इस ग्रामीण विकास को प्रभावी बनाना है। तो जितने भी डेवलपमेंट संबंधी काम हैं ग्रामीण विकास से संबंधित, वो सारे के सारे इसमें कराए जाएं। इससे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रूरल एरिया में जो अनस्किल्ड आबादी है, इस अनस्किल्ड पॉपुलेशन को, एक ऐसी आबादी जो अकुशल श्रम है, इन अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रोवाइड कराना। देखो, ऐसे समझो कि शहरी क्षेत्र में तो इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की चेन चलती रहती है, आपको रोजगार मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है वह कृषि है, और कृषि में आप सबको पता है कि चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है कि एक फसल आती है तो रोजगार मिल जाता है, नहीं आती तो रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग जो अनस्किल्ड हैं, जो शहर में जाके काम नहीं कर सकते, हर कोई शहर नहीं जा सकता, अपने गाँव रहना चाहता है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। जैसे स्किल होगी तो आप इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे, प्लम्बर बन जाओगे, ड्राइवर बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, ठीक है। पढ़े लिखे होंगे तो आप एक बेहतर जॉब कर लेंगे, अच्छी स्थिति होगी तो आप बिजनेस चला लेंगे। लेकिन वो तबका जो मजदूर है, स्किल नहीं है, उसको रोजगार यहाँ पे मिलेगा। तो अनस्किल्ड श्रमिकों को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब अच्छी, अगर मैं इसकी अचीवमेंट की आपसे बात करूँ, इस स्कीम का अचीवमेंट यस बहुत सारे हैं। देखो, ये बात हमको मानना पड़ेगा कि रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रूरल इंफ्रा इसके द्वारा तैयार हुआ है। ग्रामीण जो ढांचागत सुविधाएं हैं वह इसमें तैयार हुई हैं। हालांकि जो सड़क है, उस सड़क तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत बनी, हालांकि काम इन्हीं लोगों ने किया। जब रूरल इंफ्रा बना तो इससे डेवलपमेंट आया। बहुत सारे गांवों में आप लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट है, विकास हमको दिखाई देता है और आधुनिक सुविधाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं, ये हमको देखने को मिला। जब देखो इंफ्रा बेहतर होता है तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक जो क्रियाविधि है ये बेहतर होती है, और आर्थिक तौर पे जो गाँव हैं ये शहरों से पहुंचे, जिसमें दूध, सब्जी और जो हमारे अनाज विक्रेता हैं ये आसानी से शहरों से कनेक्ट हो पाए और उनकी जो स्थिति है वो भी बेहतर हुई। इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है बच्चे, वो मैं आपसे कह सकता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट में इसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि इसमें काम करने वाले जो लेबर है उसमें लगभग 48 या 50% के आसपास जो कार्यशील बल हैं वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं को वित्तीय तौर पर इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूशन इस स्कीम का है। और इसी के साथ में जो बेरोजगारी की समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, इस बेरोजगारी को इसने दूर किया है। अब बेरोजगारी को अगर दूर किया है तो बच्चे इसके कारण हेल्थ, एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हमको बेहतर देखने को मिली हैं। मतलब एक बहुत बड़ी स्कीम जिसने बहुत बड़े चेंजेस लेकर आए भारत की व्यवस्था में, आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं। अब वर्तमान समय में सरकार इसमें संशोधन कर रही है और ये सरकारों की कार्य प्रणाली होती है कि हर सरकार अपने हिसाब से स्कीमों के नाम तय करती है, अपने हिसाब से उनकी विजन सेट करती है, और ये हर सरकारें करती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मनरेगा क्या है, इसका नया नाम क्या होगा, नए नाम को लेकर सरकार का तर्क क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या थे, इसके अचीवमेंट क्या थे, ये सब कुछ आपके सामने है। चैलेंजेस तो अभी भी बहुत सारे हैं जो हमने डिस्कस किया, आप उनको चैलेंजेस के तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जब बिल पेश हो जाएगा तो बिल पेश होने के बाद बाकी सारी बातें हमको समझ में आएगी कि सरकार एक्चुअल में इसमें करना क्या चाहती है। तो ये पूरा एक एनालिसिस था मनरेगा स्कीम, जिसको अब VVG राम जी के नाम से जाना जाएगा, एक नई रोजगार गारंटी योजना के नाम से। इसका नाम बदला जा रहा है, कार्य दिवस बदला जा रहा है, और जो ढांचा है उस ढांचे को भी बदलने का सरकार प्रयास कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं और आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हमारी फाइनल माइल सेल चल रही है, और इस सेल में बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2026 आपका सपना है, देखिए क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 5,499 रुपये में, अगर आप GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं। और ये ऑफर किस दोनों के लिए अवेलेबल है। मान लीजिए किसी का सपना है कि 2027 का कोर्स लेना है GS फाउंडेशन, तो GS फाउंडेशन जो है ना बेटा, ये मात्र आपको 11,499 रुपये मिल रहा है वाई यूजिंग GRS लाइव कोड। तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। और 2028 के लिए प्रतिज्ञा प्लस हमारा फाउंडेशन बैच है, P2I कोर्स है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं बाय दिस कोड ओनली 28,999 में आपको मिल रहा है। तो इन कोर्सेज से जुड़िए, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, और इन क्लासेस के PDF अगर आपको चाहिए तो यहाँ आ जाइए, यहाँ PDF मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। मैंने UPSC का एनालिसिस आपको बता दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर दूसरी किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।